अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दैट इज बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद chemicals and physiochemical processes and substances। सही है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, सीइंग लाइफ थ्रू द आई ऑफ केमिस्ट्री। सही है। हम क्या कह सकते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द केमिकल्स एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस इन बॉडी। हमारे पास जो लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं और जो वो प्रोसेस के अंदर जो सब्सटेंस बन रहे होते हैं या लग रहे होते हैं, वो हमारे पास उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। या हम कह सकते हैं सीइंग लाइफ थ्रू द आई ऑफ केमिस्ट्री। हम लाइफ को, हम जानदार चीज को आई ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की आंख से देखें। हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हर एंगल से देख सकते हैं, लेकिन जब हम लाइफ को केमिस्ट्री की आई से देखें तो हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मेजरली इसमें हम पढ़ते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म एंड स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म को क्या क्या हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ सामने लिखी हुई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन बेसिक हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स है। तो इनकी स्टडी को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। थोड़ा फूड एंड न्यूट्रिशन को देखें। हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशन से हमारे पास क्या ताल्लुक होता है? जो हम खाते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन आर द स्टफ रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग बॉडी टू अचीव थ्री पर्पसेस। हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारे पास फूड और न्यूट्रिशन से हम क्या, जो हमें चीज़ मिलती है हम उससे ये लाइफ के अंदर ये तीन चीज़ें कर रहे होते हैं, ये तीन चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। एनर्जी, प्रोसेसेस को और बॉडी के चलने के लिए एनर्जी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, ग्रोथ और मेंटेनेंस, ग्रोथ करना और जो बने हुए टिश्यू उनको मेंटेन करना। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करना। दीज आर थ्री फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है। अगर हम फूड को क्लासिफाई करना चाहें तो बेसिकली हमारे पास जो फूड, या इसको अगर हम देख लें बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। हमारे पास 6 ग्रुप्स है हमारे पास, जो डिवाइडेड है इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये हमारे पास कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो होते हैं हमारे पास, इनसे हम एनर्जी भी ले रहे होते हैं और दूसरे फंक्शन भी इनसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं। देन वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन और मिनरल है ये हमें कम तादाद में चाहिए होते हैं और हम इनसे एनर्जी नहीं, दूसरे फंक्शंस इनसे करवा रहे होते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वाटर। पानी है तो जिंदगी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें बैलेंस डाइट की बात की जाए तो हमारे पास एक बैलेंस डाइट, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? फूड स्टफ विच कवर्स द फॉलोइंग नीड ऑफ लिविंग सिस्टम। हमारे पास ऐसी डाइट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हमारी ये चारों नीड्स का हो सके। दैट इज एडिक्वेंट कैलोरीज। हमें एडिक्वेंट कैलोरीज में से कैलोरीज क्या होती है हम देखते हैं। विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एडिक्वेट कैलोरी हो। सही है। कैलोरीज हम किससे हमें हासिल होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। विटामिन हो, मिनरल्स हो और वाटर हो, ताकि हमारी बॉडी जो है वो सही से रेगुलेट हो सके। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। कैलोरीज क्या होती है हमारे पास? कैलोरीज आर यूनिट ऑफ एनर्जी, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड सोर्सेज। हमारे पास बॉडी के अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है, हम इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज उनको कैलोरीज के सिस्टम से हम उसको हासिल कर रहे होते हैं। नेचर के अंदर एनर्जी हमारे पास हर हर तरह की, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास थर्मल एनर्जी है, हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी है। लेकिन जो हमें एनर्जी फूड से मिलती है वो हम कैलोरीज की फॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है ना। कैलोरीज की फॉर्म में काउंट करते हैं। हम बोलते हैं इंसान को जिंदा रहने के लिए कम से कम
2000 हमारे पास एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए एक एवरेज पर्सन को 2000 कैलोरी के करीब चाहिए होती है। अब हमें किस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाते हैं तो हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, और अगर हम 1 ग्राम फैट को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उससे 9 कैलोरीज बढ़ाती है, उससे 9 कैलोरीज बनाती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें जाए कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल बॉडी जो हमें कैलोरीज हमें हासिल करनी है दैट इज अबाउट 2000 समथिंग एक एवरेज पर्सन को, तो उसमें कौन कौन कितना परसेंट कौन सा हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए। हमारे पास जो है 56% जो मोस्टली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए। देन हमें फैट चाहिए, क्योंकि फैट हमारे पास ज़रूरी है, हमें फैट करें। हम आगे जाके जब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फैट्स लिपिड्स के, तो आपको नजर आएगा कि जो फैट्स या लिपिड्स हैं वो भी बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंस रखते हैं। और हमें प्रोटीन चाहिए। इन चारों का एक एडिक्वेट एक तरीके का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जिससे हम कैलोरीज हासिल करें और हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करे और उससे हमें एनर्जी मिले। आगे बायोमोलिक्यूल्स में चलने जाने से पहले हम थोड़ा पुराना एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें ताकि हमें आगे थोड़ी सी चीज़ों में आसानी हो। हमने मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था पहले, मोनोमर्स और पॉलीमर्स चैप्टर नंबर 6 में। मोनोमर्स क्या होते हैं, हमारे पास स्मॉल यूनिट्स होते हैं। मोनो मीन्स 1 और मर मीन्स यूनिट। स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके हमारे पास जो है एक बड़ा यूनिट बना रहे होते हैं। स्मॉल यूनिट्स मिलके हमारे पास एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, दैट इज द पॉलीमर। द प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन का। ठीक है। तो हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इनके हमारे पास कौन कौन से मोनोमर्स हैं, हमें इनके मोनोमर्स को पता होना चाहिए। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक पॉलीमर हो सकता है पॉलीसेकेराइड, वो जो होता है वो मिलके बनता है छोटे छोटे यूनिट्स, उनको कहते हैं मोनोमर्स। कौन से मोनोमर्स? मोनोसेकेराइड्स। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड्स। लिपिड्स के जो हमारे पास जो मोनोमर्स के हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, ठीक है ना, या स्टेरोल कहलाते हैं। इसको हम आगे जाकर देखेंगे। बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड होना चाहिए। प्रोटीन्स जो है हमारे पास, प्रोटीन्स जो है वो हमें, प्रोटीन्स के मोनोमर्स कहलाते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है ना। प्रोटीन्स के हमारे पास जो मोनोमर्स है जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है दैट इज अमीनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए एंड द आरएनए। एक एग्जांपल है उसकी बहुत फेमस, डीएनए और आरएनए, वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनते हैं। तो उसके जो मोनोमर्स हैं दैट आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। केमिकली अगर ऑर्गेनिकली हम इनको डिफाइन करना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास ये कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज एक, इसके अंदर आपको बहुत सारे OH ग्रुप नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे OH ग्रुप होंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड्स, या तो ये एल्डिहाइड हो सकते हैं कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, या क्या हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये कहलाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल हमने देख ली ग्लूकोज और की और फ्रक्टोज की। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दीज आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन। इनको नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द proportion of hydrogen and oxygen resembles that of water। जो इसकी प्रोपोर्शन होती है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो बिल्कुल वाटर की तरह की होती है। अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखें CnH2ON, अगर मैं यहाँ पे C6 डालता हूँ इनकी जगह, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। तो सारे तो नहीं, लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हाइड्रेटेड कार्बन का फॉर्मूला देखते हैं, सकते कार्बन के अंदर हाइड्रोजन है या हाइड्रेटेड है वो। ठीक है ना। तो इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फूड। व्हाट इज डाइजेशन?
Digestion is the process of breaking down complex nutrients into their monomeric forms, which are absorbable and utilizable by the body for obtaining energy via chemical, enzymatic एंड मैकेनिकल वेज। हमारे पास प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन एक लिविंग बॉडी का, ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, इनटू देयर मोनोमेरिक फॉर्म को बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर में उनको तोड़ देना। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड में तोड़ना, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ना, और फैटी और लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ना। सही है। इस फॉर्म में तोड़ना जो एब्जॉर्बेबल हो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूटिलाइजेबल हो बॉडी के लिए। हम कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को इस्तेमाल नहीं करते, बॉडी हमारी हमारी मोनोमर्स को इस्तेमाल करती है फॉर मेकिंग एनर्जी। ठीक है। एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगी कि अब ये जो ब्रेकिंग डाउन होती है किसके थ्रू होती है, वाया केमिकल एंजाइम, केमिकल वे या मैकेनिकल वे। केमिकल मतलब एंजाइम्स की एक्शन से, या मैकेनिकली। ठीक है ना, बाय द ग्राइंडिंग ऑफ टीथ्स एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द स्टमक मसल्स। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो वी हैव माउथ। ठीक है, बकल कैविटी माउथ जिसमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास स्टमक है जिसके अंदर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें हमारे पास आता है डेडियनम, जिजिनम, इलियम, जिसके अंदर हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है और साथ साथ एब्जॉर्प्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन तीनों की। और लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारे पास सीसम, कोलोन एंड फाइनली रेक्टम आता है, जिसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर और मिनरल की। आपकी बुक में ये जो डाइजेशन का टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल में है। केमिस्ट्री की रूह से, केमिस्ट्री के लिहाज से इस टॉपिक को जो है हमें पढ़ने की जो है ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। जितना आपको यहाँ पे बता दिया गया उतना काफ़ी है, इतना उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें डाइजेशन को, क्योंकि दैट वो थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है मोर देन केमिस्ट्री।